गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं राजनीति विज्ञान बीए भाग फर्स्ट। इस पेपर को जिसे हम राजनीति विज्ञान के मूल आधार कहते हैं, इसके संबंध में कई बिंदुओं पर अपन चर्चा कर चुके हैं। अभी अपन बात करेंगे सामाजिक समझौता सिद्धांत। तीन प्रमुख व्यक्ति हैं जिनको हम हॉब्स, लॉक और रूसो कहते हैं, और तीनों को ही समझौतावादी विचार कहा जाता है। तीनों ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसको हम सामाजिक समझौता सिद्धांत कहते हैं। ये तीनों व्यक्ति ये मानकर चलते हैं कि राज्य का जन्म जो है वो व्यक्तियों के मध्य एक समझौते के माध्यम से हो। तीनों व्यक्ति इस धारणा का प्रतिपादन करते हैं कि कोई समय ऐसा था जब राज्य नामक कोई संस्था नहीं थी और मनुष्य बिना राज्य के निवास करता था। इसके पश्चात इन्होंने कुछ ऐसी कल्पनाएं की, कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए कि जब राज्य नहीं था, समाज नहीं था, तब मनुष्य का जीवन जो था वो असुविधापूर्ण था, और इस असुविधा को दूर करने के लिए मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया, और समझौते के माध्यम से समाज की रचना होती है और समझौते के ही माध्यम से राज्य की रचना होती है। और इसी कारण से ये सिद्धांत सामाजिक समझौता सिद्धांत कहा गया, और तीनों विचारकों को समझौतावादी विचार कहते हैं। इस कड़ी में अपन इससे पहले बात कर चुके हैं होब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की, और आज अपन बात करेंगे लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की। इसके पश्चात एक और विचारक हैं जीन जैक्स रूसो, जिसे अपन रूसो के नाम से ज़्यादा जानते हैं। रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत, फिर इनकी तीनों की तुलनात्मक विवेचना करेंगे। प्राय जो परीक्षाओं में है, राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालयों में बीए भाग फर्स्ट में ये पेपर जहाँ चलता है उनमें ये सारे के सारे सिद्धांत अवश्य चलते हैं, और प्राय इनके बारे में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, इसलिए ये अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज अपने शुरुआत करेंगे लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की। आपसे निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। जॉन लॉक के सामाजिक समझौता संबंधी विचार उसके प्रमुख ग्रंथ शासन पर 2 निबंध में मिलते हैं। जॉन लॉक, जो कि इंग्लैंड का रहने वाला था और बहुत ही उदारवादी विचारक माना जाता है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी शासन पर 2 निबंध, और इस पुस्तक को उन्होंने सन 1690 ईस्वी में लिखा था। और इसी पुस्तक में जॉन लॉक के सामाजिक समझौता संबंधी विचार मिलते हैं, और उनमें उसने किस प्रकार से राज्य की रचना हुई इस बातों को लिपिबद्ध किया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत जॉन लॉक, इसकी अपन शुरुआत करते हैं। इसकी व्याख्या करें तो वो अपने विचारों की शुरुआत मानव स्वभाव से करता है। जैसे कि अपन ने होब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात की, होब्स भी अपने विचारों की शुरुआत मानव स्वभाव से करता है, और लॉक भी, और यहाँ तक कि रूसो भी। तीनों व्यक्ति सबसे पहले मानव स्वभाव की धारणा को प्रस्तुत करते हैं, उसके पश्चात ये जो है प्राकृतिक अवस्था उसको प्रकट करते हैं, फिर सामाजिक समझौते की क्यों आवश्यकता हुई उसको प्रकट करते हैं। इसी कड़ी में जॉन लॉक जहाँ से शुरुआत करता है अपने विचारों की है वो है मानव स्वभाव की धारणा। होब्स मानव में केवल पार्श्विक प्रवृत्तियों का दर्शन करता है, किंतु लॉक उसके मानवीय गुणों पर बल देता है। अपने होब्स के विचारों को देखा, होब्स का मानव जो है, होब्स इस प्रकार के विचार रखता है कि उसके मानव में किसी भी प्रकार की अच्छाई नहीं है। वो एक निकृष्ट किस्म का प्राणी है, लड़ाई झगड़ा करना उसका एक सगल है, सारे दिन इसी कार्य में व्यस्त रहता है, और किसी भी व्यक्ति के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीना उसके बस में नहीं है, ऐसा होब्स अपने विचारों में कहता है। और लॉक इस धारणा को उलट देता है, यानी कि होब्स जहां मानव में अच्छाई नहीं देखता वहां लॉक सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में अच्छाई ही अच्छाई देखता है। लॉक के अनुसार मनुष्य की बड़ी विशेषता बुद्धिवान तथा विचारवान प्राणी होना है, और वो अपनी विवेक बुद्धि से एक नैतिक व्यवस्था की सत्ता स्वीकार करता है और उसके अनुसार कार्य करना अपना कर्तव्य समझता है। यानी कि लॉक का मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, नैतिकता उसमें भरी हुई है, और वो जानता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसी के कारण से अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से वो इस प्रकार के निर्णय करते हुए शांति के साम्राज्य में निवास करता है, और किसी को भी कष्ट पहुंचाने की कोई भी कोशिश नहीं करता।
जॉन लॉक की कल्पना का मनुष्य होब्स की कल्पना के मनुष्य की तरह केवल स्वार्थी ही नहीं होता, वरन वह परमार्थी भी होता है। यानी कि वह परमार्थी ज़्यादा होता है, यानी कि दूसरों का भला करने वाला, दूसरों की भलाई चाहने वाला, और किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। इसलिए लॉक का मनुष्य होब्स के मनुष्य की भांति झगड़ालू किस्म का नहीं है, बल्कि वो प्रेम के साथ दूसरों के साथ जीवन जीना जानता है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था। जॉन लॉक ने मनुष्य को स्वभावतः परमार्थी, दयालु, सहयोगी व समाज प्रिय माना है तथा उसी के अनुसार उसकी प्राकृतिक अवस्था की कल्पना भी इस प्रकार की, जिसमें मनुष्य पारस्परिक युद्ध की अवस्था में न रहकर पारस्परिक सहयोग की अवस्था में रहते हैं। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव अच्छा है, वो दयालु है, परमार्थी है, सहयोगी है, समाज प्रिय है, शांति प्रिय है। ऐसे में वो किसी को भी जरा सी भी कोई भी नुकसान, कोई भी कष्ट पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। जहाँ होब्स की प्राकृतिक अवस्था जो थी वो संघर्षमय थी, वहीं लॉक की प्राकृतिक अवस्था समाज प्रिय है, शांति प्रिय है और पारस्परिक सहयोग की अवस्था है। प्रत्येक मनुष्य के साथ सहयोग और शांति की भावना के साथ निवास करता है और किसी को भी कोई कष्ट पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। इसलिए लॉक की प्राकृतिक अवस्था शांति की अवस्था है, ठीक होब्स की अवस्था के एकदम विपरीत। जहाँ होब्स की अवस्था संघर्ष की अवस्था थी, वहीं लॉक की अवस्था शांति की और सहयोग की अवस्था है। जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था की विशेषताएं। प्राकृतिक अवस्था उस अवस्था को कहा गया है जब राज्य का जन्म नहीं हुआ था, यानी कि राज्य के जन्म से पहले की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहा गया है। तो प्राकृतिक अवस्था, क्योंकि लोक ये कहता है कि समाज प्रिय, सहयोग की, शांति की है, तो उसके हिसाब से लोक की प्राकृतिक अवस्था की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। सब मनुष्य समान है, यानी कि सारे व्यक्ति जो भी है वो सभी ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए सब शांति के साथ निवास करते हैं, सब समान है, कोई किसी को कष्ट पहुंचाने की कोशिश नहीं करता और सब समाज में जो भी चीज़ें मौजूद है उनका शांतिपूर्ण तरीके से सहयोग के साथ उनका उपभोग करते हैं। इसलिए ये जो प्राकृतिक अवस्था है, इस मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में कोई भी व्यक्ति किसी के अधीन नहीं। जबकि अपन अगर होब्स की प्राकृतिक अवस्था की बात करें तो होब्स की प्राकृतिक अवस्था चूंकि संघर्ष की अवस्था थी, इसलिए जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत प्रचलित थी। सब व्यक्ति कमजोर व्यक्तियों पर शासन करने, उसको मारने, उसको पीटने आदि की स्वतंत्रता रखते थे। लेकिन यहाँ पर लोक की जो प्राकृतिक अवस्था है वो समान है, सारे व्यक्ति यहाँ पर जो भी प्राकृतिक अवस्था में निवास करते हैं वो स्वतंत्र है, समान है और कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। सब मनुष्य स्वतंत्र। प्राकृतिक अवस्था में चूंकि सारे व्यक्ति समान है और कोई किसी के अधीन नहीं। होब्स की भांति ये नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर है वो कमजोर को दबाकर राज करता है, इस प्रकार की अवस्था यहाँ पर नहीं है। क्योंकि सारे व्यक्ति समान है तो सब व्यक्ति स्वतंत्र भी है, कोई किसी को जरा भी नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न नहीं करता और प्राकृतिक अवस्था में जो भी चीजें प्राप्त है उनका सब समानता के साथ और स्वतंत्रता के साथ उपभोग करते हैं। कोई किसी भी प्रकार से किसी को दबाने की, किसी को मारने की, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश नहीं करता। और यहाँ पर कुछ प्राकृतिक नियम भी है, जैसे कि होब्स प्राकृतिक नियमों की बात करता है कि प्राकृतिक अवस्था में 19 प्रकार के नियम मौजूद थे। उन 19 प्रकार के नियमों में होब्स 3 नियमों को प्रमुखता देता है। वो कहता है कि ये 3 नियम मुख्य थे और इन नियमों का पालन प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों को करना चाहिए। वैसे ही लोग भी यहाँ पर प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों की चर्चा करता है। कैसे? प्राकृतिक अवस्था में लोग पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, किंतु ये स्वतंत्रता या स्वेच्छाचारिता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण प्राकृतिक नियमों के द्वारा होता है। प्राकृतिक अवस्था जो कि राज्य और समाज के जन्म से पहले की अवस्था थी, इसमें कुछ प्राकृतिक नियम थे। यहाँ पर चूंकि सब व्यक्ति सहयोग की भावना के साथ रहते हैं, इसलिए प्राकृतिक नियमों का सभी पालन करते हैं। कोई भी प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध जाकर कुछ करने की कोशिश नहीं करता। प्राकृतिक नियम क्या थे? वो कहता है बुद्धि पर आधारित नियम ही प्राकृतिक नियम है, यानी कि विवेक के अनुसार व्यक्ति जो कुछ सोचता है वो प्राकृतिक नियम है और उन प्राकृतिक नियमों का पालन सब व्यक्ति उसमें करते हैं। उदाहरण के लिए वो कहता है कि जैसे दूसरे की हत्या करना प्राकृतिक नियम के प्रतिकूल है, क्योंकि जैसे व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट करने का अधिकार नहीं रखता, वैसे ही वह दूसरों के जीवन को नष्ट नहीं कर सकता। वो ये नियम बताता है कि दूसरे के व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाने का अपने को अधिकार नहीं। क्यों नहीं है? वो कहता है
कि जिस प्रकार से व्यक्ति खुद के जीवन को नष्ट नहीं कर सकता, वैसे ही वह दूसरे के जीवन को कैसे नष्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये प्राकृतिक नियम है। उदाहरण के स्वरूप में वो बतलाता है कि जैसे वो अपने लिए चाहता है वैसे दूसरों के साथ करे। जिस प्रकार से अपने जीवन को नष्ट नहीं कर सकता, वैसे दूसरों के जीवन को नष्ट करने का अधिकार उसको नहीं। आगे वो कहता है जो व्यवहार अपने लिए चाहता है वैसा ही दूसरों के साथ भी करे। ये कुछ प्राकृतिक नियमों को उदाहरण बतलाता है वो, कि दूसरों के जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि अपने जीवन को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि अपन भी चाहते हैं कि अपने साथ भी अच्छा व्यवहार। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो लोग अपने विचारों में प्रकट करता है। प्राकृतिक अवस्था जो कि राज्य के जन्म से पूर्व की अवस्था थी, उसमें भी कुछ प्राकृतिक नियम थे। संक्षेप में, प्राकृतिक नियमों से नियंत्रित होने के कारण जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था होब्स की प्राकृतिक अवस्था की भांति अति भयावह और संघर्षमय नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति प्राकृतिक नियमों के अधीन है, प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, इसलिए लॉक की प्राकृतिक अवस्था होब्स की प्राकृतिक अवस्था की भांति संघर्षमय नहीं होकर सहयोगपूर्ण है। सभी व्यक्तियों के साथ सहयोग की भावना के साथ निवास करते हैं। प्राकृतिक अधिकार, लोक प्राकृतिक अधिकारों को बहुत मान्यता देता है और सच माना जाए तो लोक ही वह पहला व्यक्ति था जिसने प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना की। उसका एक अलग से सिद्धांत भी है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। वो इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बल देता है और वो कहता है कि समाज और राज्य की रचना से पूर्व भी व्यक्तियों के पास अधिकार थे जिनको वह प्राकृतिक अधिकार कहता है। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्यों को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और आज भी ये तीनों अधिकार प्राकृतिक अधिकार माने जाते हैं। यानी कि उस समय लोक ने जब 17वीं शताब्दी चल रही थी, उस समय भी लोक ने इस प्रकार की धारणा का प्रतिपादन कर दिया था कि कुछ ऐसे अधिकार होते जिनको राज्य प्रदान नहीं करता, जिनको समाज प्रदान नहीं करता, बल्कि व्यक्ति प्रकृति से ही लेकर जन्म लेता है। और उनको वो मानता है कि जैसे जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। और इन तीनों में वो सबसे महत्वपूर्ण मानता है संपत्ति के अधिकार को। और उसके बारे में वो कहता है कि व्यक्ति प्रकृति से जो कुछ अपनी मेहनत से प्राप्त करते लेता है वो उसकी संपत्ति है, इसलिए संपत्ति के अधिकार को वो सबसे ज़्यादा महत्व प्रदान करता है। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का उपयोग इस प्रकार करता था कि दूसरों के अधिकारों पर कोई आंच नहीं आए। यानी प्राकृतिक अवस्था में रहने वाला व्यक्ति इतना समझदार था कि वो अपने तीनों प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का प्रयोग करता था। और इस प्रकार से प्रयोग करता था कि उसके अधिकारों के प्रयोग करने से दूसरों के अधिकारों पर कोई संकट न आए। यानी कि वो अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन भी करता था। समझौते के कारण, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम के अनुसार शांतिमय जीवन व्यतीत करते हुए मनुष्य को 3 प्रकार की असुविधाएं थी। लोक समझौता क्यों करवाता है वो इसके बारे में व्याख्या करता है कि हालांकि प्राकृतिक अवस्था शांति की अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति प्राकृतिक नियमों का पालन करते थे, प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति के जीवन में कुछ असुविधाएं थी और उन असुविधाओं को दूर करने के लिए ही उसने सामाजिक समझौता करवाया। क्या असुविधा थी? सबसे पहले सर्वसम्मत विधि नहीं। प्राकृतिक अवस्था में कोई निश्चित प्रकट सर्वसम्मत विधि नहीं थी जिसके द्वारा उचित अनुचित तथा मतभेदों का निर्णय हो सके। विधि का मतलब कानून। कि प्राकृतिक अवस्था में हालांकि सब लोग शांति के साथ रहते थे, कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता था, फिर भी कोई एक ऐसा कानून नहीं था जो सबको मान्य हो। सर्वमान्य विधि यानी कि सबको माना जाने वाला सर्वसम्मत विधि या कानून नहीं था जिसके अनुसार पालना सबको करनी चाहिए, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ये सही है, ये गलत है, ये उचित है, ये अनुचित है। और इनका अगर किसी भी बात पर मतभेद पैदा हो जाए व्यक्तियों में तो उनका कोई निर्णय कर सके, ऐसा कोई भी कानून प्रचलित नहीं था। हालांकि प्राकृतिक नियम थे, लेकिन प्राकृतिक नियम व्यक्तियों के द्वारा आपस में यूं ही मतलब एक प्रकार से चलन में आ गए थे। वास्तव में ऐसी कोई सर्वसम्मत विधि नहीं थी और इस एक सम्मत विधि नहीं होने के कारण से राज्य की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरा, निर्णयों को कार्यान्वित करने वाली संस्था नहीं। प्राकृतिक नियमों या विधान को तथा उसके अनुरूप निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए प्राकृतिक दशा में कोई साधन या संस्था नहीं थी। ऐसी कोई शक्ति नहीं थी उस समय प्राकृतिक अवस्था में कि जो नियम है या जो निर्णय है उनको क्रियान्वित कर सके। जैसे कि हम ये जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका
कानून का निर्माण करती है और जो कानून व्यवस्थापिका ने बनाए हैं उन कानूनों का क्रियान्वयन जो है, क्रियान्विति, वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। तो पहली बात तो विधि नहीं थी, कोई कानून नहीं था, और दूसरी बात ऐसी संस्था भी नहीं थी जो कानूनों को या जो प्राकृतिक नियम है उनको क्रियान्वित कर सके, लोगों को अपनी सीमा में रख सके, लोगों को नियम मानने के लिए बाध्य कर सके। अगर कोई व्यक्ति नियमों की अवहेलना करता है तो उसको दंडित कर सके। इसलिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो समाज के द्वारा जो निर्णय किए जाते हैं, समाज में जो प्रचलित प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक कानून है, उनके अनुसार चलने के लिए लोगों को बाध्य कर सके। दंड देने वाली कोई निष्पक्ष सत्ता नहीं, इसमें सभी व्यक्तियों को न्याय करने और दंड देने का अधिकार होता है, अर्थात दंड देने वाली कोई निष्पक्ष सत्ता नहीं थी। यह आती है न्यायपालिका की बात है। वो तीनों बिंदुओं में लोक ने एक प्रकार से सरकार के तीनों अंगों की कल्पना की है। सर्वसम्मत विधि नहीं, यानी कि कानून बनाने वाली कोई संस्था नहीं थी, निर्णय को कार्यान्वित करने वाली संस्था नहीं, यानी कि कार्यपालिका नहीं थी, और दंड देने वाली कोई निष्पक्ष सत्ता नहीं, यानी कि यहाँ पर न्यायपालिका का अभाव उसको लगता है। वो कहता है कि इस प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से ही निर्णय करने का अधिकार था, न्याय करने का अधिकार था, दंड देने का अधिकार था, और इसलिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो निष्पक्ष तरीके से निर्णय कर सके, विवादों का निपटारा कर सके, और अगर कोई प्राकृतिक नियमों को नहीं मानता है तो ऐसे व्यक्तियों को दंडित कर सके। इस शक्ति की आवश्यकता के कारण से ही सामाजिक समझौते की आवश्यकता पड़ी। प्राकृतिक दशा की उपयुक्त 3 असुविधाओं को दूर करने की दृष्टि से मनुष्य ने एक सामाजिक समझौते या संविदा द्वारा राज्य का निर्माण किया। लोग कहता है कि ये 3 प्रकार की असुविधाएं थी और इन असुविधाओं को दूर करने के लिए मनुष्य ने एक सामाजिक समझौता किया और समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण उसने किया था। सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। प्राकृतिक अवस्था के उपयुक्त 3 असुविधाओं को दूर करने के लिए लोक के मतानुसार मनुष्य ने एक समझौता किया था। ये जो 3 असुविधाएं थी इनको दूर करने के लिए ऐसा कार्य करना पड़ा। सब मनुष्यों का समान होने के कारण ये समाज के सब व्यक्तियों का सभी व्यक्तियों के साथ किया जाने वाला अनुबंध था, क्योंकि सभी व्यक्ति समान है, सभी व्यक्ति स्वतंत्र है, इसलिए ये समाज में यानी जो प्राकृतिक अवस्था थी उस प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी व्यक्तियों का सभी व्यक्तियों के साथ किया जाने वाला एक समझौता था। जो उस प्राकृतिक अवस्था में निवास करते थे सब व्यक्तियों ने आपस में मिलकर सभी व्यक्तियों के साथ एक समझौता किया जिसको सामाजिक समझौता कहा गया। इसमें सभी व्यक्तियों ने भाग लिया था, यानी प्राकृतिक अवस्था में जितने भी प्रकार के व्यक्ति थे उन सभी व्यक्तियों ने सामाजिक समझौते में भाग लिया था। इसमें प्रत्येक व्यक्ति ने अपना केवल प्राकृतिक कानून को लागू करने तथा उल्लंघन करने के लिए दंड देने का अधिकार सारे समाज को अर्पित कर दिया। एक बार समझिएगा कि प्राकृतिक अवस्था में जितने भी मनुष्य रहते थे उन मनुष्यों ने जब सामाजिक समझौता किया तो सिर्फ 2 अधिकार समाज को सौंपे थे, सिर्फ 2 अधिकार। क्या? कौन कौन सा? एक प्राकृतिक कानून को लागू करने और दूसरा उल्लंघन करने के लिए दंड देने का अधिकार। यानी कि याद रखिएगा प्राकृतिक कानूनों का निर्माण करने का अधिकार उन्होंने समाज को नहीं सौंपा, क्योंकि प्राकृतिक नियम तो पहले से प्रचलित थे। केवल वो जो प्राकृतिक नियम पहले से प्रचलित थे केवल उन प्राकृतिक नियमों को लागू करना है, और केवल अगर कोई व्यक्ति प्राकृतिक नियमों की पालना नहीं करता, उनका उल्लंघन करता है तो उसको दंड देना, इसके अलावा कोई भी अधिकार उसने नहीं सौंपे थे। व्यक्ति के से सभी प्राकृतिक अधिकार जो प्राकृतिक अवस्था में थे वो उसने प्रदान नहीं किए। इस तरह जो समाज को शक्ति सौंपी गई थी वह सीमित थी। यानी कि प्राकृतिक अवस्था में लोग 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। याद रखिएगा ये अधिकार लोग समाज को अर्पित नहीं करवाता। जहां हमने होब्स की बात की थी, होब्स अपने व्यक्ति से ही सारे के सारे अधिकार समाज को अर्पित करवा देता है और होब्स के मनुष्य के पास कोई भी अधिकार नहीं रखता, इसलिए शासक निरंकुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जॉन लॉक है उसने समाज को सीमित अधिकार दिए, सिर्फ 2 ही अधिकार, प्राकृतिक कानून को लागू करने का और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको दंडित करने का। इसके अलावा कोई भी अधिकार उसने सौंपे नहीं थे। जो प्राकृतिक अवस्था में 3 प्राकृतिक अधिकार थे वो अधिकार व्यक्ति के पास सुरक्षित रहे और वो उनका प्रयोग राज्य और समाज की स्थापना के बाद भी स्वतंत्र रूप से करता है। इसलिए समाज को
जो शक्ति सौंपी गई थी वो सीमित शक्ति थी, सिर्फ दो ही अधिकार कि आप सिर्फ दो ही काम करोगे, तीसरा काम आपको नहीं करना है, तीसरा काम करने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि समाज ने उसका अधिकार नहीं दिया। इसके उपरांत एक दूसरी गौण संविदा के माध्यम से शासन की स्थापना की गई। शासन की स्थापना एक साधन के रूप में की गई जिससे राजनीतिक समाज के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। ये तो पहला समझौता हुआ। लोग अपने विचारों में इस प्रकार की बात कहता है कि ऐसा लगता है कि शायद समझौते दो हुए। पहले समझौते से समाज की स्थापना हुई और दूसरे समझौते से राज्य की स्थापना हुई। व्यक्ति ने अपने दो अधिकार समाज को सौंपे। कौन से दो अधिकार? एक तो प्राकृतिक कानूनों को लागू करने का और उल्लंघन करने पर दंड देने का, और फिर एक दूसरी संविदा, दूसरा समझौता होता है समाज में, और ये एक मामूली समझौता कहा जा सकता है कि इसके माध्यम से समाज ने जो दो अधिकार प्राप्त किए थे जनता से, लोगों से, उसने एक सरकार की स्थापना की, वो दो अधिकार उसको दे दी और सरकार पर यह पाबंदी लगा दी कि आप केवल ये दो ही कार्य करोगे, तीसरा कार्य आप नहीं करोगे। कौन से दो कार्य? एक प्राकृतिक कानूनों को लागू करने का और एक उल्लंघन करने पर दंड देने का। जो अधिकार व्यक्तियों ने समाज को सौंपे थे वही दो अधिकार समाज ने राज्य को सौंप दिए। इसलिए पहले समझौते से समाज की रचना होती है और दूसरे समझौते से राज्य की रचना होती है। और जो सरकार है जिसके राज्य के रूप में जो स्थापित हुई है वो केवल एक यंत्र मात्र है, केवल सीमित शक्तियों का प्रयोग करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। राज्य का स्वरूप। लोक के अनुसार समझौते से बनने वाला राज्य लोकहित का साधन होता है। दूसरे शब्दों में उसके अनुसार राज्य स्वयं एक साध्य न होकर सार्वजनिक हित का साधन मात्र है। क्यों? क्योंकि लोक मनुष्यों से सिर्फ दो अधिकार सरकार को या समाज को सौंपता है, बाकी कोई भी कार्य, कोई भी अधिकार वो न तो समाज को सौंपता है और न ही राज्य को सौंपता है। इस कारण से वो चीजें उसके पास बनी रही। इसलिए राज्य जो अब बना है, राज्य जिसका अब जन्म हुआ है, वो एक लोकहितकारी राज्य है, क्योंकि वो सिर्फ जनता के हित के लिए कार्य करता है। जनता ने उसको सीमित अधिकार दे दिए कि आप यही करोगे, इसके अलावा आपको कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं, इसलिए वो जनता के हित के लिए ही कार्य करता है। राज्य के निर्माण व अस्तित्व का आधार जन सहमति होती है। राज्य का शासन विधि पर आधारित होना चाहिए और उसमें किसी की मनमानी करने का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। ये बात लोग अपने विचारों में प्रकट कर देता है कि राज्य के निर्माण का आधार क्या है? जनता की सहमति। क्योंकि राज्य जो भी बना है, राज्य जिस प्रकार का भी बना है, राज्य जो भी करता है वो जनता की सहमति से करता है। और जनता की सहमति के बिना अगर कोई राज्य कार्य करता है तो उसको सरकार में बने रहने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो स्पष्ट कहता है कि राज्य सिर्फ दो ही कार्य करेगा, तीसरा कार्य करने का अधिकार उसको नहीं। अगर ऐसा किया तो हम आपको हटा देंगे। सीमित शक्तियां दिए और तीसरा कार्य करने का अधिकार ही नहीं दिया। और जनता को विद्रोह का अधिकार भी देता है कि अगर सरकार ये दो कार्य के इतर जाकर तीसरा कार्य करने की कोशिश भी करे तो आप विद्रोह कर दे और सरकार का पतन कर दे, सरकार को हटा दे। इसलिए राज्य जो बनकर आया है वो लोक कल्याणकारी राज्य और केवल जनता के कल्याण के लिए ही बना है। जबकि होब्स का जो राज्य था वो निरंकुश था, वो कुछ भी कर सकता था। किसी भी प्रकार का प्रतिबंध, किसी भी प्रकार का अंकुश होब्स ने अपने शासक पर, अपने राज्य पर नहीं लगाया। इसलिए होब्स का राज्य निरंकुश है, जबकि लोक का जो राज्य है वो लोकहितकारी राज्य है। सामाजिक समझौता की विशेषताएं। दो प्रकार के समझौते। लोक ने दो प्रकार के समझौतों की चर्चा की है, सामाजिक और शासन संबंधी समझौता। ऐसा लगता है लोक के जो विचार हैं शासन पर दो निबंध में, उसमें ऐसा लगता है कि शायद लोक ने दो प्रकार के समझौतों की बात की है। पहला समझौता जो व्यक्तियों के बीच में होता है जिससे समाज की रचना होती है, और दूसरा समझौता जो समाज और सरकार के बीच में होता है जिससे राज्य की रचना होती है। दो अधिकार जो जनता ने, व्यक्तियों ने समाज को सौंपे, वही दो अधिकार, दो कार्य समाज ने राज्य को सौंप दिए, और इस प्रकार से दो प्रकार के समझौते होते हैं, ऐसा लोक के विचारों से जान पड़ता। तो शायद कुछ व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि लोक ने दो समझौते किया, हालांकि कुछ व्यक्ति ऐसा भी मानते हैं कि लोक ने एक ही समझौता किया। खैर जो भी हो, लेकिन हमें आश्वास मिलता है कि शायद समझौते दो हुए। राज्य सत्ता जनता के लिए, राज्य की सत्ता जनता के लिए, न कि जनता राज्य के लिए, ये क्लियर कर देता है लोक। क्योंकि जो राज्य बना है वो जनता के लिए, जनता ने खुद बनाया है और सिर्फ दो कार्य करने के लिए बनाया है। वो ये कहता है कि सरकार या राज्य सिर्फ दो कार्य करेंगे, एक तो कानून को लागू करने का, और अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसको दंडित करने का। इसके अलावा
तीसरा कार्य करने का अधिकार जो है वो लोग अपनी सरकार को नहीं देता, और जो भी सत्ता आती है वो सिर्फ जनता के लिए इन दो कार्यों को ही करेगी, इसके अलावा तीसरा कार्य वो नहीं कर सकती। इसलिए राज्य की सत्ता जो है वो जनता के लिए है। नागरिक सहमति पर आधारित, राज्य नागरिकों की सहमति पर आधारित है। नागरिक अपने हितों की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य के आदेशों का पालन करना स्वीकार करते हैं, यानी कि नागरिक जिन्होंने राज्य का निर्माण किया है वो अपनी इच्छा से, अपनी सहमति से राज्य का निर्माण करते हैं, और राज्य का निर्माण उन्होंने अपने लिए, अपने हितों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए किया। इसलिए राज्य जो बना है वो जनता की सहमति के आधार पर बना है। यदि शासक इन हितों के प्रतिकूल आचरण करते हैं तो वे उनकी सहमति के बिना शासन करते हैं, और इस दिशा में जनता को विद्रोह करने का अधिकार है। यानी कि सरकार को जो अधिकार दिए गए वो सीमित अधिकार है। अगर इनके विपरीत जाकर सरकार या सत्ता या राज्य या शासक कोई भी कार्य करता है तो इसका मतलब है वो जनता की सहमति के बिना कार्य करता है, जनता की सहमति के विरोध में कार्य कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोग जनता को विद्रोह करने का अधिकार देता है। लोग स्पष्ट कहता है कि सरकार सिर्फ दो उद्देश्यों के लिए ही बनाई गई है, और उन दो उद्देश्यों की पूर्ति करना ही राज्य का, सरकार का दायित्व है। इसके अलावा अगर वो करता है तो जनता विद्रोह कर सकती है। राज्य निरंकुश नहीं, राज्य निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि लोक ने राज्य के अधिकारों को दो प्रकार से सीमित और मर्यादित कर दिया। दो प्रकार से उसने सीमित कर दिया, क्योंकि उसके ज्यादा अधिकार वो देता ही नहीं, इसलिए राज्य निरंकुश नहीं हो सकता, वो मर्यादित है। एक, राज्य अपनी सत्ता जनता से प्राप्त करता है। दूसरे, राज्य को सत्ता या अधिकार के रूप में विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया जाता है। राज्य कभी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो इस मूल उद्देश्य के प्रतिकूल हो। यानी कि राज्य की जो शक्ति है लोग दो तरीकों से प्रतिबंधित कर देता है। एक, राज्य जो है अपनी सत्ता जनता से प्राप्त करता है, क्योंकि जनता ने उसको दी, और जनता ने दो विशेष कार्य उसको सौंपे, इसके अलावा उसको अधिकार ही नहीं दिया। इसलिए वो कहां से प्राप्त करता है? पहली बात जनता से, इसलिए जनता का प्रतिबंध है उसका, और जनता के विरुद्ध अगर वो जाता है तो जनता उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। दूसरा, राज्य को जो सत्ता मिलती है वो एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनी है। विशेष उद्देश्य क्या है? दो ही है, एक तो कानून को लागू करना, और एक अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंडित करना। इसलिए राज्य को जो सत्ता, सरकार को जो कार्य, जो अधिकार दिए गए वो सीमित दिए गए, इसलिए किसी भी सूरत में राज्य निरंकुश नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से लोग अपने विचारों में एक ऐसे राज्य की कल्पना करता है जो जनता की इच्छा के आधार पर एक सीमित शक्तियों वाला राज्य और सीमित शक्तियों का प्रयोग करता है। यहाँ पर होब्स के स्वभाव के एकदम विपरीत लोग अपने विचारों को प्रकट करता है। जहां होब्स का राज्य पूरी तरह से निरंकुश है, वहीं लोक का राज्य पूरी तरह से मर्यादित है, सीमित शक्तियों वाला है। और इस प्रकार से लोग सामाजिक समझौते के मार्फत एक सीमित राज्य की कल्पना करता है। तो यह है लोक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई किंतु परंतु हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और पुनः निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में सामाजिक समझौता सिद्धांत के साथ रूसो के बारे में। धन्यवाद।